हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अवकलन था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप भी उन क्वेश्चनों को करना ताकि आपको करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, आप सारे वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको उससे भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका समाकलन। क्या है? समाकलन। पहले अपन ने पढ़ा था अवकलन, डिफरेंशिएशन, और अब अपन पढ़ेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। ओके बेटा, पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? डिफरेंशिएशन। अभी अपन पढ़ेंगे समाकलन। तो समाकलन अपन क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, समाकलन अपन क्यों पढ़ते हैं? समाकलन किसको प्रदर्शित करता है? ये हमेशा योग को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? योग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या निकालता है? योग निकाल देता है, एडिशन निकाल देता है, समेशन निकाल देता है। ओके बेटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? योग को। समझ में आ गया? अब सबसे पहले आप मैथमेटिक्स के अंदर जब 12th क्लास में आओगे, मैथ वाले बच्चे, तो आप देखोगे कि आपके एक पूरा चैप्टर है समाकलन का, एक पूरा चैप्टर होगा आपके अवकलन का। ठीक है, तो अपन यहीं से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में। एक होता है आपका निश्चित समाकलन और एक होता है आपका अनिश्चित समाकलन। समाकलन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है आपका निश्चित समाकलन और एक होता है आपका अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के अंदर हमें पता रहता है कि समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, और अनिश्चित समाकलन में हमें ये पता नहीं होता कि समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है। ओके बेटा, अगर अपन इसके चिन्ह की बात करें, साइन की बात करें इसके, तो अगर आपको x ये का अवकलन का चिन्ह होता है, समझ में आ गया? ये उसका क्या होता है? साइन होता है। किसी भी राशि का जब अपन अवकलन करेंगे तो उसके ऊपर ऐसा साइन लगाते हैं, एस टाइप। ठीक है, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? चिन्ह को। ठीक है, तो अवकलन किसको प्रदर्शित करता है? योग को प्रदर्शित करता है। दो प्रकार का आपका समाकलन होता है। एक होता है निश्चित समाकलन, जिसमें हमें पता रहता है कि समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, और एक होता है हमारा अनिश्चित समाकलन, जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है। निश्चित समाकलन के अंदर फॉर एग्जांपल इस टाइप सा देगा, आपको ये मान देगा कि आपको ए से लेके बी तक जाना है। ठीक है ना? और अनिश्चित समाकलन में आपको कोई भी मान नहीं देगा, केवल और केवल ऐसा सिंबल देगा आपको। समझ में आ गया? तो निश्चित समाकलन में आपको क्या देगा? मान देगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, और अनिश्चित समाकलन के अंदर आपको केवल और केवल क्या देगा? सिंबल देगा। आपको ये नहीं बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। ओके बेटा, तो ये बात अपन ने कर ली। अब अपन बहुपद के लिए शुरू करते हैं, वैसे के वैसे ही जैसे अपन ने किसके लिए किया है? अवकलन के लिए। तो जो मेन जो टॉपिक आपका शुरू होने जा रहा है वो ये है। यहाँ से आपको हर एक बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे बहुपद के लिए। किसके लिए बात करेंगे? बहुपद के लिए। इसी के लिए अपन ने किस में बात करी थी? इसी के लिए अपन ने बात करी थी डिफरेंशिएशन में। ओके बेटा, तो बहुपद के लिए जो समाकलन होता है उसमें x की पावर जो n होती है, x की पावर n प्लस की पावर dx का, dx किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इसका कंप्लीट सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपन को जब क्या करना है? अवकलन करना है, तो ये जो बाहर वाला जो dx होता है, ठीक है,
ये जो आपका जो फंक्शन होता है ध्यान से समझते जाना, यह बताता है कि समाकलन किसके सापेक्ष करना है। यह बताता है कि समाकलन किसके सापेक्ष करना है। अगर बाहर आपका dx है, इसका मतलब किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अगर बाहर ये अगर आपका dy होता तो किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। तो यहाँ पे आपको किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अगर यही हमारा ऐसा हो जाता y की पावर n dy, तो यहाँ पे हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना पड़ता, y के सापेक्ष। तो हमेशा यही जो आपका फलन होगा ये बताएगा कि आपको समाकलन किसके सापेक्ष करना है। ओके बेटा, तो अभी अपन शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, x की पावर n का समाकलन करते हैं, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला बनता है यह आपको ध्यान रखना है, साथ साथ में आप नोट करते चलना। x की पावर n का जो आपका समाकलन होता है वो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, x की पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1। इसका मतलब पावर को क्या कर दो, एक बढ़ा दो और नीचे पावर को जो बढ़ी हुई है उसको लिख देंगे। ओके बेटा, अब ध्यान से देखेंगे ये आपका कौन सा समाकलन है, निश्चित है या अनिश्चित है। अनिश्चित समाकलन है क्योंकि इसके अंदर आपको लिमिट नहीं दी अगले ने। अगर ये अनिश्चित मान है तो अनिश्चित मान किसके बराबर होगा, अनिश्चित मान के ही तो बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये निश्चित होता तो इसका मान भी क्या आता, निश्चित आता। अगर ये अनिश्चित है तो इसका मान भी कैसा आएगा, अनिश्चित। तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा से अपनी तरफ से एक नियतांक जोड़ देते हैं। ठीक है, c, और इस c को अपन क्या बोलेंगे, नियतांक। बस ये नियतांक है, इसको आपको जोड़ना है और इसके साथ कुछ करना नहीं है। क्यों जोड़ा सर, इस पूरे मान को अनिश्चित बनाने के लिए। जैसे ही आपने ये नियतांक जोड़ा तो ये पूरा मान क्या बन गया, अनिश्चित। अब इस नियतांक की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस या नो बेटा, यस सर, बहुत बढ़िया सर। ओके बेटा, तो देखो x की पावर n dx का इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। x की पावर n का समाकलन जब भी करने के लिए जाएंगे तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे पहले कि सर ये कौन सा समाकलन है, निश्चित समाकलन है या अनिश्चित समाकलन है। तो हमने ये देखा कि ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। तो अनिश्चित मान हमेशा अनिश्चित मान के ही तो बराबर आएगा, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, अनिश्चित। तो यहाँ तक तो ये भी क्या है, निश्चित है, इसका मान आपका निकल जाएगा। तो इसको क्या बनाना है, अनिश्चित। तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एक नियतांक। अब इस नियतांक के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ये कुछ भी हो सकता है। तो इससे ये क्या बन गया, अनिश्चित। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे, जैसे आपने पहला क्वेश्चन ले लिया, x की पावर 5 dx। एक बार अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपसे प्रॉमिस है आपको एक बार में ही समझ आएगा ये। अब देखो, सबसे पहले आपने देखा ये क्या है, dx। क्या है, dx। तो dx किसको बताता है, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। ये बाहर वाला जो dx होता है ये क्या बताता है, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अपन तुलना करते हैं इसकी x की पावर n dx से। अगर आपने तुलना करी तो dx की जगह यहाँ भी क्या है, dx,
n का मान कितना आ गया यहाँ से 5, और x की जगह यहाँ क्या है, x ही तो है। n का मान कितना आया 5, x की जगह आपका क्या है x, ये मान अपन यहाँ रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो x की जगह तो x रखेंगे, n की जगह 5 रखेंगे, तो 5 + 1 अपॉन 5 + 1, एक बार अपन पूरा करते हैं, प्लस c। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में c। अब इस c का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने इस पूरे मान को क्या बना दिया, अनिश्चित। ओके बेटा, तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, बस आप धीरे धीरे सुनते जाओ और हर एक चीज़ को बारीकी से करते जाओ। आपसे प्रॉमिस है आपके पास ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगी। x की पावर 9/2 इंटू dx क्या बना, x की पावर 9/2 इंटू dx। ठीक है, तो अब तो बार बार अब वापिस से देखेंगे, ये बाहर क्या दिया हुआ है dx। सबसे पहले बाहर वाली क्वांटिटी को देखेंगे और बाहर वाली क्वांटिटी को देख के ये मालूम करते हैं कि आपको समाकलन करना किसके सापेक्ष है। तो आपने समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, पता चला हमें। अब हम देखेंगे, अगर उससे तुलना करेंगे तो हम क्या पाए कि x की जगह तो सर हमारे पास x ही है, और n की जगह हमारे पास क्या है 9/2 है। तो इस फॉर्मूले में अगर इसका मान रखेंगे तो x की जगह x रखेंगे 9/2 + 1 अपॉन में 9/2 + 1। ओके, तो ये क्या हो गया, x की पावर 11/2 अपॉन 11/2। तो इसको और थोड़ा सिंपल कर लेंगे, तो 2/11 x की पावर 11/2। ठीक है बेटा, और आपको क्या लगाते चलना है, एक नियतांक लगाते चलना है। ये नियतांक आपको क्या बता रहा है कि समाकलन का जो मान है वो निश्चित नहीं है। तो आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपके पहले बहुपद को सलटाते हैं अपन बहुत अच्छे से। तो ये दोनों बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वो बहुत बेनिफिट में रहेगा। अगर अपना क्वेश्चन आ जाए जैसे t की पावर 3 इंटू dt, ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि लिमिट लगी है कि नहीं लगी, नहीं लगी। तो ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है सर। पता ही चल गया लिमिट देख के कि समाकलन कैसा है आपका, अनिश्चित समाकलन ये है सर। ठीक है, फिर अपन ने ये देखा कि ये किसका फंक्शन है, t का। ये dt दिख रहा है आपको, तो ये किसका फंक्शन है आपका, t का। ओके बेटा, अगर ये आपका t का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इस t के फंक्शन को हटाएंगे। ठीक है, अपन किसके सापेक्ष समाकलन करना है, t के सापेक्ष। तो हमने देखा कि x की जगह इस बार जो आ रहा है वो t है, और n की जगह जो आ रहा है वो 3 है सर। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे t, x की जगह रखा t, n की जगह 3 + 1 प्लस में क्या आएगा c। तो क्या आ जाएगा, t की पावर 4 अपॉन 4 + c। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही अपन आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को सीखते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो ऐसे आ जाए क्वेश्चन, x की पावर 3 + x और इसका समाकलन करना है, और यहाँ आ गया आपका dx। ठीक है, तो x की पावर 3 + x और dx। तो सबसे पहले अपन ने बाहर ये देखा, सबसे पहले हमने बाहर क्या देखा कि किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया
एक्स की पावर 3 dx प्लस x इंटू dx लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल है ना। अब इसका कर देंगे तो वही बात, अब अपन बार बार उतना लंबा नहीं करेंगे। x की पावर 4 अपॉन 4 और इसका क्या कर देंगे x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। x की पावर यहाँ कितनी है 1 तो दिख रही है आपको, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चनों को करना है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चनों को करोगे तो आपकी गलती होने की चांस बिल्कुल क्या हो जाएंगे 0। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो अपन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। नियतांक का समाकलन, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। नियतांक का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, जैसे आपके पास जैसे आपके पास ऐसा आ जाए, पहले समझो ध्यान से, 6dx। तो 6 क्या है नियतांक है, 6 क्या है आपका नियतांक है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अगर 6dx क्या है आपका, इसका अवकलन समाकलन करना है तो अवकलन तो नियतांक का डायरेक्ट 0 हो जाता था। पर ध्यान रखें, अब यहाँ पे किसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है, x के सापेक्ष, क्योंकि बाहर वाली तो टर्म ये बताएगी कि किसके सापेक्ष करना है। तो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अंदर x है क्या, नहीं है। अंदर x नहीं है तो हमें x बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी कन्फ्यूजन होए नियतांक के लिए तो ये 6 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ x बनाने के लिए हमेशा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। हमें पता है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब अपन ने क्या पढ़ा था, अवकलन। तो इसका मान जो आपका हो गया वो कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी तुलना 6 तो क्या है बाहर आ जाएगा, 6 के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है ये। और यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 0 इंटू में dx। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब क्या लिखेंगे, 6 तो 6 रहेगा, x की पावर 0 का क्या हो जाएगा 0 की 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, तो ये क्या बन गया 6 x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस में c। तो इसे क्या लिख सकते हैं 6x प्लस c। ओके बेटा, तो ये आपको ऐसे नियतांक का अवकलन करना है, ठीक है ना। नियतांक का अवकलन जब भी करें तो ये बाहर वाले को डायरेक्ट क्या लिख दें, अंदर लिख देंगे। जैसे dx था तो क्या हो गया x, अगर dp होता तो क्या हो जाता p, dq हो जाता तो क्या हो जाता q। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से हमने नियतांक का अवकलन किया है। नियतांक का अवकलन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नियतांक हर एक क्वेश्चन के अंदर रहता है और अपन सबसे ज़्यादा गलतियाँ ही कहाँ करते हैं, नियतांक के अंदर। तो नियतांक के अंदर आपको अब गलती नहीं करनी, जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से अगर आप करोगे तो गलती की उम्मीद बिल्कुल क्या हो जाएगी 0। ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी आपका ऐसे आ जाए डायरेक्ट, जैसे कभी कभी अगर अपना क्वेश्चन आता है अपने को डायरेक्ट ऐसे दे देता है dx,
और आप बुक में देखोगे इसका डायरेक्ट समाकलन कितना होता है x। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो ये बाहर वाली चीज क्या है, dx, हाँ है ना। तो dx है, इसका मतलब किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष। x अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो अंदर ये तो है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, तो लिख ही सकते हैं। 1 क्या है आपका नियतांक, तो इसको वापिस से कैसे लिखेंगे, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और अब इसमें क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर 0 का क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, तो यहाँ से आपका x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आपको नियतांक का अवकलन करना होता है। बस आपको यही चीज़ समझने वाली थी कि जो बाहर आए उसके सापेक्ष देख लो कि किसके सापेक्ष अपने को अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है। ठीक है, और फिर उसको इस तरीके से परफॉर्म कर दो। तो याद रखना, नियतांक का समाकलन कभी भी 0 नहीं होता है। नियतांक का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। नियतांक का समाकलन 0 नहीं होता है। इस तरीके से करना है आपको। अब अपने एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके अंदर अपन क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अभी आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी क्योंकि आपने अवकलन पढ़ रखा है। जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए 6x² प्लस 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमें समाकलन करना किसके सापेक्ष है। तो बाहर क्या दे रखा है, x, तो हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताना जरा, 6x² dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx। यस सर। अब देखो 6 के तो क्या है, नियतांक है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x² dx। यहाँ 2 बाहर जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x dx। यहाँ 3 बाहर जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dx। और इस अकेला dx है तो इसको x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ही तो बचा है वहाँ। अब देखो x² का क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ 3 x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और एक नियतांक तो साथ में रहता ही है। इसको तो कभी अपन भूलेंगे ही नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे करते हैं। तो ये क्या बन गया, 6x³ अपॉन 3 प्लस 2x² अपॉन 2 प्लस 3x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे, 2x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस c। ओके बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को बनाना है
अगर आप ध्यान से बनाओगे तो आप गलती नहीं करोगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि नियतांक का समाकलन कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो समाकलन वाले केस में आप स्पेशली ध्यान रखना कि नियतांक का समाकलन 0 नहीं होता है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चिन्ह के साथ वही रूल है जो अवकलन में थे, चिन्ह के साथ भी कोई छेड़खानी आपको करनी नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए t⁵ प्लस t3 प्लस 2t1 प्लस 6 का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। किसके सापेक्ष? बाहर वाले को देखा कि t के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। तो इसको लिखेंगे t⁵ dt t⁵ dt प्लस 2t dt प्लस 6 dt। ठीक है, t⁵ का आप डायरेक्ट करते चलेंगे। t⁵ इसका t⁴/4 2 बाहर आ जाएगा, t⁵2/2 और 6 बाहर आ जाएगा, और dt का समाकलन कितना हो जाएगा? t, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? t⁵6/6 प्लस t⁴/4 प्लस t² प्लस 6t प्लस c। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे आपका dx आए तो इसका समाकलन होता है x, जैसे आपका dp आए तो इसका समाकलन आपका हो जाएगा ये वाला, जैसे आपका dq आ जाए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा। ठीक है ना। ये तो नियतांक का समाकलन मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जैसे dt आया तो dt का डायरेक्ट क्या है? t, तो dt का मैंने लिख दिया t प्लस c, तो आता ही है सबके साथ, हाँ है ना। तो इस तरीके से आपको अवकलन करने हैं। मैंने आपको बहुत सारे एक ही आपको बहुपद के बारे में बताया है, तो आप आई होप आपको बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।